और जो आगे पढ़ लेते हैं आज वर्ब का अगला पार्ट। देखिए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल डाउन। अब हम वर्ब पढ़ रहे हैं और आपको जब भी ये वर्ब दिखे ना फेल वाली, तो एक काम करना, हमें पता है ये दो वर्ब्स होते हैं आपकी, फाल, फेल, फॉलन, ठीक है, और एक होती है फेल, फेल्ड और फेल्ड। दोनों में फ़र्क क्या है? डिफरेंस ये भाई, ये वाली तो होती है आपकी क्या, इंट्रांजिटिव, और ये वाली होती है ट्रांजिटिव। मतलब अगर हम ये वाली वर्ब यूज़ कर रहे हैं ना, सो क्या चाहिए, वी नीड एन ऑब्जेक्ट। क्लियर इतनी बात। अगर हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, रिक्वायर नो ऑब्जेक्ट। क्लियर इतनी बात। अब तो देखो, इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, इसमें हमने को ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसकी हिंदी देखें तो इसका मतलब होता है जी गिरना, मतलब ये हैपनिंग है एक तरीके से, और ये डूइंग इसका मतलब होता है गिराना, ठीक है। ये हम पहले भी जब हमने ये करी थी ना, इसकी थ्योरी करी थी, तब हम ये पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ, याद आ जाए तो। अब देखो, ये फेल है ना, पहली बात तो हम ये पता लगा लें, जो शुड है ना आपका, ये तो बताइए पता क्या लगाना है। शुड आपका क्या होता है जी, मॉडल, और मॉडल के बाद हमें पता है बेस फॉर्म लिखी जाती है इंग्लिश में, ठीक है। तो जो फेल है ना, अगर आप इसको बेस फॉर्म मानोगे, मतलब पहले फॉर्म मानोगे, अगर हम इसको ये मान के चलें फेल, ठीक है, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। क्लियर इतनी बात। अब डाउन कोई नाउन तो है नहीं जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्रोनाउन नहीं ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है, मतलब ध्यान से चलो ताकि तुम गिर ना जाओ। गिराने की तो बात ही नहीं हो रही, गिरने की बात हो रही है, जो मतलब इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। तो शुड के बाद पहली फॉर्म आनी चाहिए, और पहली फॉर्म इन्होंने लिखी है फेल। अब ये वाली तो नहीं आएगी, क्या लिखोगे जी, फाल। तो इसका आंसर क्या बनेगा, फाल। क्लियर इतनी बात। अगले पे आ जाओ। देखो, ग्लोबल टेम्परेचर इज रेजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। देखिए जरा इसमें, अब हमने जो कुछ कंफ्यूजिंग पेयर करे थे ना, उसमें ये भी था, एक राइज था, एक रेज था। राइज की सेकंड फॉर्म क्या थी, रोज। थर्ड क्या थी, राइजन। इसकी क्या थी सेकंड फॉर्म, रेज्ड, और इसकी थर्ड भी यही थी। मतलब रेज की मतलब दूसरी और तीसरी फॉर्म सेम थी आपकी, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए अपने को, और ये इंट्रांजिटिव। इसका मतलब होता है उगना, इसका मतलब होता है उगाना, इसका मतलब उठना, इसका मतलब उठाना, इसका मतलब बढ़ना, इसका मतलब बढ़ाना, ठीक है। ये क्या है आपकी इंट्रांजिटिव, ये क्या है ट्रांजिटिव, ठीक। हम कहना चाह रहे हैं लिप्स एंड बाउंड्स एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है रैपिडली, कोई चीज़ बहुत स्पीड से हो रही है ना, दिन दोगुनी रात चौगुनी, जो कहावत है वो वाली, ठीक है, उसकी इंग्लिश यही होती है। तो हम कहना चाह रहे हैं जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, अपने आप कोई बढ़ा तो नहीं रहा, अगर हिंदी से करने की बात हुई तो। दूसरा हम कहें रेजिंग वॉट, अगर रेजिंग लिखा तो ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या बढ़ रहा है भाई, जो बढ़ रहा है वो तो खुद सब्जेक्ट बना बैठा है। इसका मतलब अपने पास इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो हमें ऐसे वर्ब यूज़ करनी चाहिए जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही ना हो। वो कौन सी है आपकी, पहले यूज़ करो, क्योंकि आईएनजी तो पहले में ही लगती है, इसमें तो आईएनजी लगा नहीं पाओगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा राइजिंग। अगला देखो, द संक बोट हैज़ बीन डिस्कवर्ड। अब हमें पता है सिंक पहली फॉर्म होती है, सैंक दूसरी होती है, और संक आपकी तीसरी होती है, ये बात जानते हो। और इनकी जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है ना, वो क्या होती है, संकन, ठीक है। अब हमें पता है ये पूरा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब वाला पोर्शन, ठीक है, वैसे वो इसमें सेंटेंस। अब देखो, ये जो बोट है ना, ये नाउन है। अब कैसी बोट थी, डूबी हुई, ठीक है। तो नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन के बारे में। हमने क्या यूज़ कर रखा है, संक। संक क्या होती है, वर्ब। हमें क्या यूज़ करना था यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो क्या यूज़ कर लोगे भाई, संकन। हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अगले पे आ जाओ, यू शुड हैव लेन मोर स्ट्रेस ऑन दैट मैटर। अब देखो, ये आपकी ये वाला पेयर क्या था, लाई लाइट लाइट, लाई ले लेन, देख था ले लेड लेड, ठीक है। ये वाली इंट्रांजिटिव थी और ये वाली ट्रांजिटिव थी। अब इसमें जो लिखा है ना, ये शुड आपका मॉडल है,
हैव के बाद थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी आपकी, ठीक है। अब जो लेन वर्ब है ना, ये तो कौन सी होती है भाई, इंट्रांजिटिव, ठीक है। और अपने पास जो इसमें ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, देखो क्या क्या ले करना है, मोर स्ट्रेस। हमारे पास ऑब्जेक्ट लिखा क्लियर, अगर ऑब्जेक्ट लिखा तो हमें वर्ब भी ऐसी लिखनी पड़ेगी जो मतलब ऑब्जेक्ट लेती हो। ऑब्जेक्ट ये वाली तो नहीं लेती, कौन सी लेती है, ये वाली। इसको काटो और क्या लिखोगे यहाँ पे, लेड। मतलब इसका एग्जाम्पल्स हमने कर रखे हैं, ठीक है। ये तो खाली रिविजन के लिए है चीज़ें, ठीक है। आप उनको वहाँ जाके चेक कर सकते हो, पिछले जो पार्ट्स हैं उनमें। इंद्रप्रस्था वॉज फाउंड बाई द पांडवास। देखो जी इसको, अब ये आपकी दो वर्ब होती हैं, यही देख लेते हैं। ये आपकी दो वर्ब होती हैं, एक होती है फाइंड, फाउंड, फाउंड, ठीक है। फाउंडेड, फाउंडेड, इसका मतलब होता है टू इस्टेब्लिश समथिंग, किसी चीज़ की स्थापना करना, ठीक है। और इसका मतलब होता है टू गेट समथिंग, कुछ प्राप्त करना, ठीक है। क्लियर थी बात। तो जो इंद्रप्रस्थ था ना, उसकी पांडवों ने स्थापना करी थी, मतलब पांडवों को प्राप्त हुआ था, ऑब्वियसली बात है, स्थापना करी थी। जैसे हमने ये लिखा, मान लो इस यूनिवर्सिटी वॉज इन 1987, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फाउंड लिखोगे, फाउंडेड लिखोगे, ऑब्वियसली बात है फाउंडेड लिखेंगे, स्थापना की बात हो रही है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, यहाँ पे जो फाउंड लिखा है ना हमने, आप इसको मतलब चाहे बेशक ये कह लो कि इसका मतलब स्थापित करना ही है, लेकिन फिर वॉच के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। थर्ड फॉर्म लिखो जी, फाउंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंडेड। क्लियर, अगले पे आ जाओ। वी डे नॉट टू गो अगेंस्ट आवर पेरेंट्स डिसीजन। देखो हमने पढ़ा था कि जो आपका डेयर होता है ना, और जो आपका नीड होता है, ये दो काम करते हैं, मेन वर्ब बनने का और मॉडल बनने का, ठीक है। अब पहला काम है पहचानना कि मॉडल है कि नहीं है। इसमें लिखा है डेयर नोट, डेरेंट लिखा है, मैं उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है, सिंपलर फॉर्म में लिख दी थी हमने, ठीक है। अब डे नोट के बाद इसमें लिखा है टू गो, क्लियर। अब डेर अगर आपका मॉडल है तो मॉडल हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है, जानते हो आप लोग, कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। मतलब टू गो नहीं आएगा, गोइंग नहीं आएगा, वेंट नहीं आएगा, सीधा पहली फॉर्म लिखी जाती है। तो इस टू को ड्रॉप कर दो, यहाँ पे भी इस टू को ड्रॉप कर दो, हो गया आपका आंसर। अगले पे आ जाओ। आते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं आते हैं तो बहुत फिर तो हो ही सकते हो टेढ़े हैं। फिर वही वर्ब आपकी रिपीट होगी। इनको जब इनको करने बैठो ना तो मन मन में सोच लिया करो, फिर भी समझ नहीं आए तो लिख लिया करो एक बार इनको। देखो इसमें लिखा है क्या, एक बार इसकी ट्रांसलेशन करो। जो बॉक्सर था ना, उसने अपने अपोनेंट को एक सिंगल ब्लो में गिरा दिया, ठीक है। तो गिराने की बात हो रही है, किसको गिराया, अपोनेंट को, ठीक है। तो अपने पास ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो फैल लिखी है, फैल आपको यहाँ पे भी दिख रही है, सेकंड फॉर्म। तो अपने को तो चाहिए क्या हो, जिसके ऑब्जेक्ट हो। तो ये तो इंट्रांजिटिव वाली कैटेगरी, इसके तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसको तो हम देखेंगे नहीं, एक बात। दूसरी बात, इसके ऑब्जेक्ट है तो हम ये वाली यूज़ कर लेंगे। अब इसमें लिखा फैल, तो लिखा तो फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि बॉक्सर जो है ना सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो फिर वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, वर्ब तो सिंगुलर नहीं है ना, वर्ब तो प्लूरल, क्योंकि वर्ब में एस लगने के बाद बन जाते हैं वर्ब सिंगुलर, अदरवाइज तो क्या रहती है भाई, प्लूरल। इसको सिंगुलर बनाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर ये बन जाएगा रूटीन का एक्शन कि जो बॉक्सर है ना सिंगल ब्लो में अपोनेंट को गिरा देता है। ऐसा तो बिल्कुल कतई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको सेकंड फॉर्म बना दो, क्या लिखोगे यहाँ पे, फेल्ड। मतलब ज़्यादा लॉजिकल रहेगा सेकंड फॉर्म लिखने से, ठीक है, इसलिए इसको प्रेफरेंस देना आप। अगला देखो, एज सून एज विंटर बिगन्स द लीव्स स्टार्ट टू फेल। ठीक है जी, टू लिखा है, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के बाद पहली फॉर्म लिखी जाती है, ठीक है। अब पहली फॉर्म फाल भी होती है, फैल भी होती है। फैल तो क्या होती है, ट्रांजिटिव, इसको चाहिए ऑब्जेक्ट, इसके आगे कुछ लिखा है जो ऑब्जेक्ट बन जाए, कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखोगे, फाल लिखो, फाल। इसमें और जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है ना तो पत्ते गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो गिरने की बात हो रही, गिराने की बात, अगर गिराने की बात हो रही तो इसकी कोई फॉर्म यूज़ करते हैं हम, ये वाली, फेल फेल्ड फेल्ड, ठीक है। फिलहाल गिरने की बात हो रही है और हैपनिंग है। और दूसरी बात, वह भी इंट्रांजिटिव है,
कर लेना, सीधा आंसर ये हो जाएगा आपका। अगला देखो जी, थो ही हैड अ फ्यू डाउट्स ही डिड नॉट राइज एनी क्वेश्चन। देखो जी, डिड नॉट के बाद पहली फॉर्म आनी चाहिए, अब राइज पहली फॉर्म ही होती है, ठीक है। लेकिन ये दो फॉर्म है अपने पास जो जिनमें कन्फ्यूजन रहता है। कभी भी आपको राइज या रेज दिखे ना, एक बार तो जो मतलब जो जितने भी कन्फ्यूजिंग पेयर हैं, चाहे फेल वाले हों चाहे लाइव वाले हों, ठीक है, एक बार तो उनको कंफर्म कर लेना गलत है सही है, बाकी एरर सेंटेंस से बाद में देखना, क्योंकि इनसे एरर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो आपकी राइज है, अब देखो मतलब डाउट तो बहुत थे उसको, मतलब एफ यू का मतलब सम डाउट्स थे उसको, बट उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उठाया नहीं कोई क्वेश्चन। तो अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात है। अगर अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, राइज वोट या रेज वोट, क्या नहीं रेज किया क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट है तो मैं ऐसे वर्ब चाहिए जो ट्रांजिटिव हो। अब ये वाली तो इंट्रांजिटिव होती है। अब डिड नॉट के बाद पहली फॉर्म आएगी, तो हमें फालतू में फॉर्म लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा क्या लिखोगे, डिड नॉट रेज। ये हो गया आपका आंसर। अगले पे आ जाओ। देखो भाई, एज द मैन वॉज वेरी टायर्ड ही लेड इन द शेड ऑफ द ट्री। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इन प्रेपोजिशन द शेड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन द ट्री इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बात क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो लेड वर्ब लिखे ना भाई, लेड होती ट्रांजिटिव वर्ब, लाई ले लेन, ले लेड लेड, तो ये तो होगी इंट्रांजिटिव ये वाली, और ये वाली होगी ट्रांजिटिव। तो लेड वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं, ट्रांजिटिव आपको चाहिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें, इस शेड को ले गए इन, ऑब्जेक्ट बना लिया अपना, ट्री को किसने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑफ प्रेपोजिशन ने, इस लेड के लिए कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बचा, मतलब आप यहाँ वैसे ही वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही ना। अब लेड कौन सी फॉर्म है भाई यहाँ पे, सेकंड, ठीक है। थर्ड क्यों नहीं, क्योंकि हम पहले वीडियोज़ में बहुत बात कर चुके हैं इस बारे में, ठीक है, आप देख लेना। सेकंड फॉर्म में सेकंड फॉर्म को रिप्लेस कौन करेगा, सेकंड, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ले, डन। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो। पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स इंपोर्टेंस। देखिए जी इसमें, अब देखो आपने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सुना है, पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में जान लेते हैं एक बार, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए अब जो वर्ब स्टेट बताती है ना आपकी, इंग्लिश में जो वर्ब स्टेट बताती हैं, तो उनके बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। सामने लिखा मान लो सी इज़ अ टीचर, ठीक है, ये इज़ आपकी मेन वर्ब हो गई, सी सब्जेक्ट हो गया, और ये टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, जो कंप्लीट करे किसी की इन्फॉर्मेशन। अब ये टीचर कौन है, सी, अगर हम खाली इसको इतना लिख दें सी इज़ और ये टीचर ना लिखें, अपने पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, सी के बारे में नहीं होगी। तो कंप्लीट किसने करी, टीचर ने, तो मतलब ए टीचर ने, तो ए टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात क्लियर, ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे हमने ये लिखा, हाँ, दे मेड हिम कैप्टन। थोड़ा सा ये सोचो, जो कैप्टन है कौन है, ये जो कैप्टन है वो दे है या फिर हिम है। ये जो कैप्टन बना है ना, ये कौन है, ये हिम है या दे है। और खाली हम इतना लिख दे दे मेड हिम, तो भी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है लिसनर को, क्या बनाया उन्होंने, कुछ नहीं पता चलेगा जब तक हम कैप्टन ना लिखेंगे। कैप्टन लिख दिया, अब कैप्टन किसका डिस्क्रिप्शन है भाई, हिम का, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर कैप्टन ना लिखें तो इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलेगी अपने को। तो ये कैप्टन किसको कंप्लीट कर रहा है, दे को तो नहीं कर रहा, ये कर रहा है किसको, इसको, हिम को, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करें वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रखने की आपको फिलहाल, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में ना एज इस टाइप के वर्ड्स लिख के एरर दे दिए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये लिख देना दे मेड हिम एज कैप्टन, तो एज हो जाएगा जी आपका गलत, ठीक है। ऐसे उस क्वेश्चन में वहाँ आ जाओ, इसमें लिखा है ना पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज ए लिक्विड गोल्ड।
खैर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में नहीं है, लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। फिलहाल तो इसमें क्या है, क्या कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड। अभी ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में साइज को की ज़रूरत नहीं है, क्लियर, हटा दो इसको, ठीक है जी। बाकी बढ़ते हैं कल।